नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी उपचुनाव की। यूपी में विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को 9 सीटों पर चुनाव के लिए वोटिंग होगी। करहल की बात करें, इसमें करहल सीट शामिल है, करहल, फूलपुर, माजवा और कचहरी सीट। तो ये 9 सीटें हैं जिनमें यूपी में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। अगर करहल की बात करें तो करहल में यादव मुस्लिम गठजोड़ माना जाता है मजबूत। साथ ही फूलपुर में कुर्मी वोटरों के साथ मौर्य मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण है। मझवा सीट की बात करें तो इसमें राजभर, कुर्मी और ब्राह्मण वोटरों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहती है। कचहरी में दलित, कुर्मी और मुस्लिम मतदाता निर्णायक है। वहीं मीरापुर सीट में जाटव, दलित के साथ मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है। सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। खैर में जाट, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम मतदाता निर्णायक है। वहीं कुंदरकी की सीट पर मुस्लिम आबादी का भी अधिक प्रभाव है। तो ये 9 सीटें, हालांकि मिल्कीपुर में अभी चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान नहीं किया है। तो ये 9 सीटें आपको बता रहे हैं जिसमें कुंदरकी, खैर शामिल है, साथ ही सीसामऊ, मीरापुर और कचहरी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता राम जी का। राम जी, जिस तरह से अगर बात करें उपचुनाव को देखते हुए हलचल तेज है, अब तो तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर वोटिंग होगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बताते हैं जिस तरीके से जो 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, वहीं फैजाबाद की अगर बात की जाए तो फैजाबाद की जो अवधेश प्रसाद जो सांसद चुने गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मिल्कीपुर सीट है इसमें तेज फंसा हुआ है। जो इसमें बाकायदा एक मामला विचाराधीन है न्यायालय में। तो कहीं ना कहीं जो 9 सीटों पे चुनाव होना था, एक इसका भी होना था, लेकिन इसको पेंडिंग में डाल दिया गया है। अदालती आदेश आने के बाद जब याचिका वापस ली जाएगी तब चुनाव के लिए मिल्कीपुर खबर है जिस बीजेपी प्रत्याशी ने ये याचिका दाखिल की थी कोर्ट में, उन्होंने याचिका वापस लेने का फैसला लिया है। तो अगर वो याचिका वापस लेते हैं तो क्या इन्हीं सीटों के साथ चुनाव होगा 13 नवंबर को ही? अब देखिए, ये तो एक वापस की बात चल रही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता। जब तक वापस होगा, अदालती मामला है, इसका भी कहीं ना कहीं पेच है। जिस तरीके से जब वापस होगा तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है जो दिशा निर्देश देगा उसके आगे कुछ बात कार्रवाई होगी। बिल्कुल राम जी, जो जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट जो थी वो मिल्कीपुर ही थी, लेकिन वहां पे चुनाव नहीं होने वाले थे। इसके अलावा बीजेपी के लिए और कौन सी सीटें हैं जो महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं? हेलो, आवाज आ रही है? जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के लिए जो 9 सीटें ये भी सारी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कारण ये है कि यूपी में सरकार भाजपा की है। तो कहीं ना कहीं जो सीटें हैं सारी महत्वपूर्ण हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। प्रिया जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर तैयारियों की बात करें, क्योंकि अब तो तारीखों का ऐलान हो गया है, तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। किस तरह से तैयारियां और क्या माना जाए, कब आखिर जो है प्रत्याशियों के नामों पर आखिरी और अंतिम मोहर, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं? देखिए, बीजेपी जो भी कदम, ठीक है, शायद संपर्क टूट गया है। तो उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जोर शोर से सभी राजनीतिक दल कमर कसे हुए हैं। अब तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है और यही वजह है कि हलचल पूरी तरह से तेज है। अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एमएलए योगेश थप्पड़ कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बता दें, अवधेश सिंह पत्नी पुष्पा सिंह पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि एमएलए योगेश थप्पड़ कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसमें अवधेश सिंह और पत्नी पुष्पा सिंह पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज किया है। तो ये बड़ी कांड आपको बता दें कि लखीमपुर में जो एमएलए योगेश थे, थप्पड़ कांड में पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले जो थप्पड़ कांड हुआ था उसमें सीएम से मुलाकात करने के बाद पुलिस की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है।
वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लगातार राम जी बने हुए हैं। राम जी, क्या कुछ जानकारी है योगेश मामले में? क्योंकि जो पुलिस है उन्होंने पुष्पा जो उनकी वाइफ है उन पे भी एफआईआर दर्ज कर दिया है, इसके साथ ही अवधेश सिंह पर भी एफआईआर दर्ज हो गया है। बिल्कुल प्रिया, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से थप्पड़ कांड जो गूंजा था पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में गूंजा था, कहीं ना कहीं इसकी जो चर्चाएं थी पूरे देश में हो रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बीती शाम पुलिस हरकत में आई है। 307 और 307 लूट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकरण सदर कोतवाली में कर लिया गया है। आपको बताते हैं बार संघ के जो अध्यक्ष हैं अवधेश सिंह, उनकी पत्नी पूर्व सभापति पुष्पा सिंह और इनके जो भाई हैं इनके खिलाफ बाकी कई अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा सदर कोतवाली में पंजीकृत लिया गया है। वहीं प्रिया आपको बता दें अगर पुलिस की बात की जाए तो कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पुष्पा सिंह राजू अग्रवाल जो एक व्यापारी नेता है जो वहां नामांकन करने आए थे, नामांकन का पर्चा छीन रही मार रही, कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं जो वायरल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस की बहुत बड़ी एक हिला हवाली थी। जिस तरीके से पुलिस वहां मुस्तैद थी, इंस्पेक्टर सदर कोतवाल मौजूद थे, सीओ स्तर के अधिकारी थे, तो इतनी बड़ी वारदात कहीं ना कहीं कैसे हो गई ये तो लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी राम जी कि आखिर इतना समय क्यों लगा पुलिस को एक्शन लेने में? जो विधायक है योगेश वर्मा वो काफी समय से शिकायत कर रहे थे पुलिस से, उन्हें बीजेपी हाईकमान से भी शिकायत थी, नाराजगी भी थी, गनर्स को भी वापस किया और उसके बाद ये एक्शन होता है। देखिए ये आपको बता दें जिस तरीके से जनपद में प्रदेश में देश में जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए थे, वहीं आपको बता दीजिए मौजूदा जो सांसद उत्कर्ष वर्मा का एक बयान आया था, तो आपको बता दें पुलिस की हिला हवाली शुरू से थी। जब विधायक का कहना था कि 3 दिन से एडीएम स्तर के अधिकारियों से मंथन चल रहा था कि गड़बड़ी हो सकती है, चुनाव में पर्चे फाड़े जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक गुंडई देखने को मिली कि सभापति के जो पति हैं बार संघ के अध्यक्ष 10-15 गुंडों के साथ में मारपीट कर रहे हैं जिस तरीके से अच्छे पद पे हैं बार संघ के अध्यक्ष। तो कहीं ना कहीं पुलिस की हिला हवाली थी और पुलिस के सामने सारी चीजें हो रही थी। अगर कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री जी के दरबार में ये मामला ना पहुंचता तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत भी आ रही थी। जगह जगह लखीमपुर में चर्चा चल रही थी, होर्डिंग्स लग गए थे, कई जाति संगठन तैयार हो गए थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक चुनौती और बन जाती रही। बिल्कुल राम जी, अभी आपने बताया कि सीएम योगी से बातचीत करने के बाद एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई थी उसमें ये साफ दिख रहा था कि पुलिस के सामने ही ये मारपीट हो रहे थे, तो आखिर इतना देर क्यों? देखिए प्रिया आपको बता दें कहीं ना कहीं गुटबाजी भी हावी थी। आखिर ये भी एक मंथन की बात है किसके निर्देश से पुलिस के हाथ जो है बांध दिए गए। कहीं ना कहीं जब पुलिस खड़ी रही, एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सिपाही जो है जो मौजूदा विधायक रूलिंग पार्टी का है भारतीय जनता पार्टी उससे कॉलर पकड़ के खींच रहा है। तो कहीं ना कहीं पहले से क्या था कि आखिर पुलिस क्यों मौन धारण किए हुई थी, आखिर किसके निर्देश पे सब चल रहा था कि सभापति बनने जा रहा था, चुनाव को स्थगित करना के लिए विधायक दो विधायक कह रहे थे, सारे संगठन कह रहे थे कि व्यापारी नेता संचालक तो थे बैंक के वो कह रहे थे, तो आखिर पुलिस किसके इशारे पे काम नहीं कर रही थी, सोचने की बात ये भी है। तो कहीं ना कहीं राम जी, यानी विधायक योगेश वर्मा थप्पड़ कांड का मामला जिस तरह से तूल पकड़ा, अब हालांकि पुलिस प्रशासन नींद से जग गया है और एक्शन यहां पर ले लिया गया है। राम जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी। वही खबर बलरामपुर से है जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सोनार गांव में रहने वाले एक मां बेटे की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। के गांव सोनार में क्षेत्र में बने इकलौते मकान में 2 व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस को मिली है। जो 2 व्यक्ति मृत पाए गए हैं उनका नाम है मनु और उनकी माता जिनका नाम है लखराज जी। मनु बेसिकली श्रावस्ती का रहने वाला है, लेकिन ये प्रॉपर्टी उसकी पत्नी का है पूनम, और पूनम के साथ ये यहाँ रहता था और मनु के बच्चे भी यहाँ रहते थे, 5 बच्चे थे, और उसके पूनम के एक चाचा भी यहीं रहते थे। और ये बताया जा रहा है कि पूनम अभी यहाँ से गायब है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि वो कहाँ है, कैसे है, कहाँ गई हुई है। और जो प्रथम दृष्टया चोटों को देख के ऐसा लग रहा है कि किसी धारदार हथियार से हमला हुआ है, लेकिन मृत्यु का असल कारण पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। खून के छींटे कुछ जगहों पे हैं, हम लोग पूरा मौका मुआयना कर रहे हैं और इस घटना को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। एक चूड़ी का टुकड़ा मिला हुआ है जो कि मृतिका के अलावा कोई और टुकड़ा है,
जिससे कि कुछ हमें ऐसा संदेह हो रहा है कि मे बी पॉसिबल है कि पारिवारिक के बीच में कोई रंजिश हो, लेकिन पुलिस सभी एंगल पे खुले विचार से विवेचना कर रही है और जो भी दोषी होगा इसमें उसके ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अशोक कुमार पाल का। अशोक, जिस तरह से बलरामपुर में डबल मर्डर देखने को मिला, मां बेटे की निर्मम तरह से हत्या कर दी जाती है, इस मर्डर को लेकर क्या कुछ खुलासे अभी तक हो पाए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले में डबल मर्डर होने की वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि मौके पर पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के सुनार गांव का है, जहां पर मां बेटी की हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या करने के बाद जो मृतक की पत्नी है और पत्नी मौके से फरार है अपने बच्चों को लेकर के। हालांकि ये जो मृतक है ये श्रावस्ती का रहने वाला है। हालांकि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो मकान सुनार गांव में मकान है, ये मृतक के पत्नी के नाम था ये मकान। हालांकि बीते कुछ दिन पहले मृतक मुन्नू अपने पत्नी से मिलने के लिए उसके घर आया था और यहीं पे रह रहा था। हालांकि उससे मिलने के लिए उसकी मां श्रावस्ती से बलरामपुर जिले के सुनार गांव में आई थी। हालांकि ये जो पूरा मामला है ये पारिवारिक विवाद, पारिवारिक मामला बताया जा रहा है। हालांकि ये मर्डर एक कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है और पुलिस मौके पर पहुंची है। हालांकि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। मौके पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सेव सिटी और फॉरेंसिक की टीम लगातार छानबीन कर रही है। आला कत्ल के जो सामान है, जो हथियार है, उसको पुलिस मकान के बगल गन्ने के खेत में भी ढूंढ रही थी। हालांकि ये जो मकान है ये गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ था। हालांकि इसके आसपास कोई भी घर नहीं है जिससे किसी को पता चल सके। हालांकि आज इस पूरे मामले पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं पुलिस को के हाथ हत्या आरोपी नहीं लगे हैं। बिल्कुल अशोक, अब ये देखना ये होगा कि आखिर पुलिस इस मामले में तह तक पहुंच पाती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। आज उमर अब्दुल्ला लेंगे सीएम पद की शपथ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। आपको बता दें 10 साल बाद बनेगी चुनी हुई सरकार। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिलाएंगे शपथ। समारोह स्थल के पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। तो आज उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि 10 साल बाद चुनी हुई जो सरकार है वो बनेगी। पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर के पहले सीएम के रूप में उमर अब्दुल्ला आज शपथ लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो शपथ दिलाएंगे। इस समारोह के लिए आसपास की जो व्यवस्था है उस वहां पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। पुलिस मुस्तैद की गई है। तो आज उमर अब्दुल्ला आज सीएम पद की शपथ लेंगे। वही अब बात बहराइच हिंसा की कर लेते हैं। बहराइच हिंसा मामले में अब एक्शन देखने को मिल रहा है। जी हां, अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों की प्रॉपर्टी की जांच भी शुरू हो गई है। गैंगस्टर एक्ट में इस मामले की कार्रवाई हो सकती है। तो एक बड़ी खबर आप सबको बता दें, जहां बहराइच हिंसा मामले में अब पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। जी हां, अब तक 50 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों की प्रॉपर्टी की भी जांच शुरू हो गई है। साथ ही बहराइच हिंसा मामले में सभी गिरफ्तार आरोपियों के ऊपर कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हो सकती है। तो बहराइच में मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान माहौल बिगड़ गया था, सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसके बाद अब पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कुंवर दिवाकर का। दिवाकर, क्योंकि बहराइच हिंसा का ये जो मामला है एक के बाद एक तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि अब पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। 50 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या कुछ अपडेट बहराइच मामले से लेकर आपके पास?
जैसा कि महाराजगंज कस्बे में 2 समुदायों में भिड़ंत में एक की मौत हो गई थी, एक घायल हो गया था, जिसका जिला अस्पताल में जो है इलाज चला। तो देखते जो है आग की तरह हवा फैल गई और पूरे जिले में तनाव व्याप्त हो गया। दुकानें जला दी गई, घरें फूंक दिए गए, मोटरसाइकिल फूंक दिए गए। इसी में जो है परसों की घटना हुई, कल पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। मामला शांत से सामान्य चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं तनाव देहात क्षेत्र में बरकरार है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी रुपेंद्र गौल को सस्पेंड कर दिया गया, थाना अध्यक्ष अर्जी को भी निलंबित कर दिया गया, चौकी इंचार्ज सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी तरफ से दोनों पक्षों से 52 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जा चुका है। 3 मुकदमा अज्ञात लोगों पे लिखा गया, 10 लोगों पर पहले लिखा गया था, जिसमें 4 नामजद थे जो मुख्य आरोपी थे और 6 जो है अज्ञात थे। बाकी की पुलिस तलाश कर रही है। जी बिल्कुल दिवाकर, इसमें ये भी सामने आ रहा है कि 50 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही जो आरोपी हैं उनकी प्रॉपर्टी की भी जो है जांच शुरू हो गई है। जी प्रॉपर्टी की भी जांच शुरू हो गई। कहीं न कहीं बुलडोजर चलने की संभावना है। पीडब्ल्यू द्वारा उनका सड़क पर जो निर्माण था, अवैध निर्माण था, उसको कल नापा गया है। नापने के बाद लाल निशान लगा दिया गया है। कहीं न कहीं 1-2 दिन में बुलडोजर चलने की भी संभावना है, क्योंकि पीड़ित परिवार का मांग थी कि बुलडोजर चले या फांसी हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद यही संवेदना व्यक्त किया और ऑप्शन दिया कि क्योंकि बहराइच की अगर बात करें, इंटरनेट सेवा बंद है, अभी क्या अपडेट इसको लेकर और कितने दिन अभी इंटरनेट सेवा बंद रहेगी? साथ ही जो आरोपी है, क्या उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई संभव? अभी इंटरनेट सेवा आजकल 2 दिन बंद हो रहेगी, 2 दिन के लिए लिखा पड़ी हुई है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री ने भी कहा है। और यहाँ के पुलिस अधीक्षक बिंदा शुक्ला, जिलाधिकारी की गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी और बाकी जो भी नियम कानून के तहत जारी कार्रवाई की जाएंगी। लेकिन जो दंगाई थे, दंगाई के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया है। बाकी आज रात में पुलिस तलाश के दबिश की है, कई घरों में घर खंगाले हैं, कई लोगों के छापेमारी हुई है। अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। बाकी आज जो गिरफ्तारी आज हुई है उसकी पुष्टि अभी कुछ देर में प्रशासन द्वारा की जाएगी। यानी बहराइच मामले में अब पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि क्या इन पर गैंगस्टर एक्ट लगता है या नहीं, ये देखना अहम होगा। दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर चिंता भी जताई है। AQC जो है राज्य सरकार ने उसे लेकर भी चिंता जताई है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर फटकार भी लगाई है। तो वायु प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली एनसीआर में जो वायु प्रदूषण है वो काफी बढ़ गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर भी चिंता जताई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है। इसके साथ आपको बता दें कि जो राज्य का AQC है वो काफी खराब स्थिति में है। वायु प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां मुख्यमंत्री आतिशी लाइव है। क्या कुछ कह रही है, चलिए आपको सुनाते हैं। बिजली के कनेक्शन के लिए दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी DDA ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को तभी बिजली का कनेक्शन मिलेगा जब वो DDA से NOC लेके आते हैं, जब वो DDA से ये लिखित में लेके आते हैं कि ये एरिया लैंड पूलिंग की जमीन में नहीं आता। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 1 साल से दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग जब बिजली के मीटर के लिए अप्लाई करें तो उन्हें दर दर भटकना पड़ता, NOC के लिए भागना पड़ता और बिजली का मीटर लेने के लिए, NOC लेने के लिए जगह जगह रिश्वत देनी पड़ रही थी। मेरे पास बतौर पावर मिनिस्टर और फिर बतौर मुख्यमंत्री कई लोग आए अपनी शिकायतें लेके, स्वरूप विहार एक्सटेंशन से, वेस्ट कमल विहार से, मोहन गार्डन, विपिन गार्डन, नवादा एक्सटेंशन से, और दिल्ली की कई और कच्ची कॉलोनियों से लोग आए जिन्होंने अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी। मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि कच्ची कॉलोनियों में
जो 1731 कच्ची कॉलोनियां हैं, उनमें बिजली का मीटर लगवाने के लिए किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी। यानी अगर कोई भी इन 1731 कच्ची कॉलोनियों में रहता है, वो बिजली के मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको 15 दिन का जो समय होता है, जो डिस्कॉम्स को दिया गया है, उसमें बिजली के मीटर मिलेंगे। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने कितनी कोशिश कर ली दिल्ली के कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों को परेशान करने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार किसी भी कच्ची कॉलोनी में रहने वाले को परेशान नहीं होने देगी। डिस्कॉम्स को आदेश दे दिए गए हैं कि अब कच्ची कॉलोनियों में मीटर लगाने के लिए किसी भी प्रकार की एनओसी की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। डीडीए ने यह आदेश निकाला था कि एनओसी चाहिए होगा ये बताने के लिए कि ये एरिया डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी में नहीं आता। लेकिन यह भी बिल्कुल स्पष्ट है, जो भी हमारे देश को जानता है, सरकारी अफसरों को जानता है, कि एनओसी का मतलब दर दर भटकना, अलग अलग टेबल पर रिश्वत देना, और यही कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ हो रहा था। जो रिश्वत दे रहा था उसको बिजली का कनेक्शन, उसको एनओसी मिल रहा था, जिसके कारण उसे बिजली का कनेक्शन मिल रहा था। जो रिश्वत नहीं दे रहा था उसको एनओसी नहीं मिलता था और उस वजह से बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा था। इसलिए दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम्स को ये क्लियर कट आदेश दे दिए हैं कि किसी भी प्रकार के एनओसी की जरूरत नहीं होगी। अब कच्ची कॉलोनी में रहने वाले आराम से, सहूलियत से बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं। महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव अनाउंस हो चुके, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी क्या इन राज्यों में? अभी इस पे फैसला नहीं हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में आम आदमी पार्टी का संगठन अभी अर्ली स्टेजेस पे है, पर पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठकर इस पे फैसला लेगी। तो आप दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को सुन रहे थे, जिसमें वो केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलती हुई साफ तौर पर नजर आई। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर प्रयागराज से आप तक पहुंचाते हैं, जहां प्रयागराज में 8 साल की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को पैर में गोली भी लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बता दें कि पिता की दवा लेने गई बच्ची का अपहरण के बाद उसकी हत्या को अंजाम दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को सूचना मिली कि उक्त व्यक्ति जुड़ापुर दादू में हाईवे के पास मौजूद है। इसी सूचना पे पुलिस टीम वहां पे पहुंची और उसको हिरासत में लेने के लिए बढ़ी। इसी दौरान उसके द्वारा तमंचे से पुलिस टीम पे फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जहां पर उसके टांग में गोली लगी। पुलिस द्वारा उसको मौके से अस्पताल भेजा गया और पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा घटना करना स्वीकारा। उसने बताया कि 3 तारीख की रात्रि को लड़की को उसने साइकिल पर लिफ्ट दी थी। इसी दौरान उसके मन में उसके साथ दुष्कर्म करने का विचार आया और उसने उसको मुंह पे हाथ रखकर काबू में किया, और जिसके दौरान वो बेहोश हो गई। और इसी दौरान उसके साथ उसने दुष्कर्म किया और उसकी पहचान न हो पाए, इसलिए पास ही एक डंडे से उठाकर उसके सर पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।